लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वारंट, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बच्चे जैसे खेल में धांधलेबाजी करते हैं, चालाकी और छलवंचना करके साथियों को उल्लू बनाते हैं। माता पिता सब देखते हैं, सब समझते हैं और मुस्कुरा देते हैं। उसी भांति इस कहानी में कलाकार असली में फसली देशभक्तों को देखकर जरा मुस्कुराया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उनका जरा सा कान भी मल दिया है, शायद एक तमाचा भी जड़ा है। मई महीने की बात है। देश में 3 वाक्य मूर्तिमान से लहरा रहे थे। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, नमक कानून तोड़ दिया। इनमें से 2 बातें तो सिर्फ जबानी जमा खर्च थी, तीसरी अमल में आ रही थी। गांव गांव कड़हा चढ़े थे, पानी उबल रहा था, नमक बन रहा था। नमक नहीं बन रहा था, नमक कानून तोड़ा जा रहा था। यों जो नमक बनता था वो जान और आबरू के मोल का था। दिल्ली और शाहदरे के बीच जो कछार है उसमें एक भट्टी बनी थी। शाहदरे के खारे पानी में उसमें श्राद्ध हो रहा था। अनेक पुरुष श्वेत खद्दर की राष्ट्रीय वर्दी डाटे और महिलाएं केसरिया बाना धारण किए कानून तोड़ने में जुटी थीं। लॉर्ड इरविन का जमाना था। मृदु दमन में लाठीचार्ज का शस्त्र आविष्कृत हो चुका था। शक्तिशाली लॉर्ड इरविन की सरकार जिन सैनिकों के लिए प्रतिवर्ष 62 करोड़ रुपए खर्च करती थी, उन्हें अफीम की पीनक में ऊँघता छोड़ तोप, बंदूक, मशीन गन, बम आदि को वक्त बेवक्त के लिए सुरक्षित रख लाठी का स्वाद इन कानून तोड़ स्त्री पुरुषों को चखा रही थी। बुद्धिमान अंग्रेज दूसरों की तबीयत को फौरन समझ जाते थे। भारतीयों को लाठी ही प्रिय है, इसलिए लाठीचार्ज ही उनके लिए अमल में लाया जा रहा था। मालूम होता है उन्हें चकबस्त का वो मिसरा याद था, जर्मन तेरी तोपों में हम बांस चला देंगे। बस उधर नमक कानून टूट रहा था, इधर केस लगाए जा रहे थे। इस शुद्ध स्वदेशी युग में शुद्ध खद्दरधारियों पर शुद्ध भारतीय बांस की शुद्ध लाठियां जब तब शुद्ध अहिंसा वृत्ति से बरसाई जाया करती थीं। ऐसे ही गुनगुने वे दिन थे। संध्या के समय कोई 1.5 पाव नमक बनाकर कढ़ाई, करछुल, कोरे बर्तन वॉलंटियर लोगों के कंधे पर लादे महामान्य लीडरगण अपने चप्पलों को अंग्रेजों की बनाई तारकोल की चमचमाती सड़क पर चप चप चलाते, सिंह का सा सीना उभारे, पान कचरते, मठोलियां मारते, धरती में भूकंप उदय करते शहर को लौट रहे थे। जमुना के पुल के उस पार देखा, एक लारी पर कोई 10-15 कांस्टेबल लाल लाल पगड़ियां सिर पर डाटे, बड़ी बड़ी लाठियां कान से ऊंची किए बीच सड़क में खड़े हैं। सबके आगे कलाबत्तू के झब्बे की खाकी पगड़ी पहने चुस्त वर्दी कसे इंस्पेक्टर साहब भी डटे हुए हैं। जैसे अचानक सांप को देखकर बालक डर जाए, उसी भांति वो लीडरों, लीडरानियों और स्वयंसेवकों की पार्टी एक बारगी स्तंभित हो गई। जिनके मुंह में पान था वो मुंह में रहा, जिनके मुंह में बात थी वो बात भी मुंह में रही। डिक्टेटर साहब एक अखबार के एडिटर थे। एडिटर तो हुए थे पेट के लिए, पर एडिटर को लीडर और लीडर प्लस एडिटर को डिक्टेटर बनना अनिवार्य होना ही चाहिए। इसलिए एडिटर उर्फ लीडर उर्फ डिक्टेटर सबसे आगे साथ थे। परंतु इस लाल झंडी को देखते ही उनकी सब टर्र हवा हो गई। कानून तोड़ रेलगाड़ी वहीं स्टॉप हो गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे आंखों में कह रहे थे, पुलिस जेल, पुलिस जेल। एक महिला ने आगे बढ़कर दर्प से कहा, भाइयों डरने की क्या बात है, आगे बढ़ो। अगर ये हमें गिरफ्तार करने आए हैं तो चलिए हम गिरफ्तार होंगे। पार्टी में गर्मी आ गई। पहले धीरे धीरे, पीछे स्वाभाविक गति से पार्टी की पार्टी आगे बढ़ी। निकट आने पर इंस्पेक्टर ने सबको ठहरने का संकेत किया। फिर वो मोटर की छत पर चढ़ गया और वहां से उसने कागज में से कुछ लोगों के नाम सुनाकर कहा, इनके नाम वारंट हैं, इनमें से जो हाजिर हों वे थाने में पहुंच जाए। सुनकर भीड़ ने तीनों पेटेंट नारे बुलंद किए। डिक्टेटर साहब ने अपना नाम लिस्ट में न सुनकर संतोष की सांस ली, फिर जरा रुआब से आगे बढ़कर बोले, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मैं अफसरों से पूछकर बता सकता हूं, मगर मैं इन सब के साथ जाऊंगा। वहां बिना बुलाए मेहमानों के लिए जगह नहीं है। इंस्पेक्टर हंसा और दलबल सहित चला गया। पार्टी क्षण भर चकित रही, फिर नारे लगाए और आगे बढ़ी। डिक्टेटर साहब ने पूछा, तो क्या आप लोग थाने में जाकर गिरफ्तार होंगे? अवश्य हम लोग थाने जा रहे हैं। और मैं?
आप हमें पहुंचाकर ऑफिस जाएं, दूसरा बैच तैयार करें, कल यहां आकर फिर नमक बनाएं। इसके बाद पार्टी ने सफ बनाई और देशभक्ति के गीत गाती कोतवाली की तरफ चली। नगर निवासियों की भीड़ उसके साथ थी। कौमी नारे आसमान और धरती को दहला रहे थे। कोतवाली के फाटक पर पहुंचकर दल रुका। इंस्पेक्टर ने डिक्टेटर साहब से कहा, अब आप क्या चाहते हैं? हम गिरफ्तार होना चाहते हैं, मगर आपका वारंट तो है नहीं। मैं नहीं जानता, मैं गिरफ्तार हूंगा। तब आप कुछ बोलिए, भाषण दीजिए। मैं भाषण नहीं दूंगा। तो फिलहाल आप घर जाइए। इंस्पेक्टर ने अपनी आसामियों को अंदर किया और डिक्टेटर साहब इनकलाब जिंदाबाद के नारों में तैरते हुए घर पहुंचे। दूसरे दिन उन्हीं के अखबार में उनकी वीरता साहस आदि के बखान के साथ ही उनका फोटो भी छपा। इसके 3 दिन बाद डिक्टेटर साहब कांग्रेस ऑफिस में बैठे थे। इर्द गिर्द लीडर और लीडरानियां भी थीं। बहुत सी बातें हो रही थीं। टर्र साहब की उस दिन की हेकड़ी की चर्चा जोरों पर थी। एक ने कहा, कमाल किया आपने। जब आप शेर के सामने सीना तान कर उनके सामने खड़े हुए तो देखते बनता था। दूसरी एक महिला बोली, क्यों नहीं, मगर उसे इन पर हाथ उठाने की जरूरत न हुई। तीसरे महाशय बोले, क्या कहने हैं आपके, नोक झोंक भी वो की कि वाह, पट्टा कहने लगा, भाषण दो। डिक्टेटर महाशय उंगलियों की पोर से सामने की टेबल को ठक ठक करते हुए कहने लगे, मैं तो कौम का एक अदना खिदमतगार हूं, मैं किस लायक हूं। टन 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 फोन की घंटी बजी। टर्र साहब ने फोन उठाकर कहा, हेलो, कौन है? मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूं। टर्र साहब ने आंखें कपार पर चढ़ाकर कहा, पुलिस थाने से? मित्रमंडल ने चमक कर कहा, क्या पुलिस थाने से? जी हां। आप प्रसाद डिक्टेटर है ना? हाँ हाँ, मैं डिक्टेटर हूं साहब। तो आपका वारंट है? वारंट? डिक्टेटर साहब का चेहरा सफेद हो गया। मित्रमंडली ने उत्तेजित होकर कहा, वारंट? जी हां, वारंट है। आप क्या चाहते हैं? आपको गिरफ्तार करने हम लोग वहां आए या आप स्वयं गिरफ्तार होने थाने में तशरीफ ला रहे हैं? थाने में? धीमे स्वर से टर्र साहब के मुंह से निकल गया। उन्होंने थूक सटक कर मित्रों से पूछा, कहिए आपकी क्या राय है? वे पूछते हैं थाने में मैं आ रहा हूं या वे लोग गिरफ्तार करने यहां चले आए? सब लोग चीख कर बोले, लोग आपका जुलूस बनाकर ले चलेंगे। उनसे कह दीजिए उन्हें अपने मनहूस कदम यहां लाने की जरूरत नहीं। फोन खट से रख दिया गया। मित्रों में स्फूर्ति आ गई। एक महाशय ने उछलकर फोन उठा लिया और दनादर नगर के 10-20 मुख्य मुख्य ठिकानों को फोन कर दिया। देखते ही देखते ऑफिस के बाहर आदमियों की भीड़ लग गई। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से आसपास के मकान हिल गए। वॉलेंटियर लोग सफ बांध कर खड़े हो गए। महिला मंडल केसरिया बाना धारण किए राष्ट्रीय गान गाता आधम का बड़ा सा कौमी झंडा झूमने लगा। टर्र साहब के घर की स्त्रियों ने उनकी निकासी बड़ी तैयारी से उसी भांति की जिस भांति दूल्हे की घुड़ चढ़ी होती है। उन्हें नहला धुलाकर बढ़िया वस्त्र पहनाए गए, दही रोरी का तिलक लगाया और फूलों का हार गले में पहनाया। सज धज कर डिक्टेटर साहब जब बाहर आए तो वज्र गर्जन की भांति तीनों नारे बुलंद हुए। एक बढ़िया मोटर कार लोग मांग लाए थे, उसे फूलों से सजा दिया गया था। टर्र साहब धर्मपत्नी सहित उसमें बैठे और हजारों स्त्री पुरुषों के जुलूस के साथ पुलिस कोतवाली की ओर चले। ज्यों ही जुलूस निकलकर बाजार में आया, खटाखट बाजार की दुकानें बंद होने लगीं। पूरी हड़ताल हो गई। थाने तक पहुंचते पहुंचते जुलूस 5,000 आदमियों का हो गया। थाने के फाटक पर जुलूस रुका। थाने वाले चौकन्ने हो गए। पुलिस के जवानों ने लाठियां संभाली। टर्र साहब फूल मालाओं से लदे हुए मोटर से उतरे। चुने हुए लीडरों के साथ डिक्टेटर साहब शान से अकड़ते हुए थाने में घुस गए। भीड़ सहित स्वयंसेवक दल बाहर इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद करता रहा। थानेदार साहब बैठे जरूरी कागजात देख रहे थे। डिक्टेटर साहब और लीडर साहबान को इस शान से आते देख उन्होंने बड़े तपाक से उठकर उनसे हाथ मिलाया, कुर्सियां मंगाई। बैठने पर टर्र महाशय ने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद ही आना मुनासिब समझा। दरोगा जी मिलनसार थे, बोले, बड़ी मेहरबानी की। इसके बाद उन्होंने एक सिपाही को पान लाने का हुक्म दिया। कुछ देर दोनों पार्टियां चुप रहीं। पान खाने के बाद दारोगा जी ने कहा, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? हमें बहुत खुशी है कि आप इतने खुश अखलाक हैं। आखिर तो हमारे भाई ही हैं। आप अपनी ड्यूटी पूरे तौर पर अदा करते हैं, इसका हमें जरा भी मलाल नहीं। दारोगा जी ने चिंता का भाव मुख पर लाकर कहा, हमें आप साहबान के भाई कहलाने की इज्जत तो नहीं मिल सकती, अलबत्ता आप हमें खिदमतगार कह सकते हैं। अमन अमान कायम रखने के लिए
हमारी उतनी ही जरूरत आपको है जितनी सरकार को। बेशक बेशक, 2-3 लीडरान बोल उठे। आप खुशी से अपनी ड्यूटी अदा कीजिए। बात आगे बढ़ती जा रही थी। पुलिस थाना चौपाल बन रहा था। बेचारे दारोगा जी कुछ मतलब नहीं समझ रहे थे। बाहर भीड़ ने आफत मचा रखी थी। सिपाही कई बार भीड़ को हटाने की इजाजत मांग चुके थे, परंतु दारोगा जी इस इंतजारी में थे कि ये लोग कुछ कहें तो इनके यहां आने का कारण मालूम हो। आखिर उन्होंने कहा, आप लोगों के लिए शरबत मंगाया जाए? जी नहीं, आपकी मेहरबानी है। तो फरमाइए, क्या हुक्म है? हुक्म की इंतजारी तो हम लोगों को है। मैं तो कह चुका हूं कि मैं आपका और सरकार का खादिम हूं, तो इसमें हमें कुछ शिकायत थोड़े ही है। ये आपकी मेहरबानी है। थोड़ी देर फिर सन्नाटा। अंत में एक सज्जन ने खड़े होकर कहा, दारोगा जी, आखिर कब तक आप ये शराफत का लिहाज रखेंगे? अब डिक्टेटर साहब हाजिर हैं, इन्हें गिरफ्तार करके ज़ाब्ते की कार्यवाही कर डालिए। दारोगा जी थोड़ा लाचारी का भाव बताकर बोले, मुझे बहुत अफसोस है कि जब तक ऊपर से हुक्म ना हो मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तब बिना हुक्म आपने फोन क्यों किया? कैसा फोन? कि इनका वारंट है, थाने में आकर गिरफ्तार हो जाए। मैंने फोन नहीं किया। आपने फोन नहीं किया? नहीं, मेरा वारंट नहीं है। नहीं। दरियाफ्त कीजिए, किसी दूसरे सेंटर से फोन किया गया होगा। आप तो मेरे ही हलके में हैं, ये नामुमकिन है। तब फोन किसने किया? दारोगा जी मुस्कुराकर बोल उठे, किसी मस्खरे का काम मालूम होता है। इसके बाद वो जोर से हंस पड़े। डिक्टेटर साहब अपने साथियों सहित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने अपनी फूल मालाओं पर दृष्टि डालते हुए कहा, उस बदमाश का पता लगाना चाहिए। अजी, उसे तो इनाम दीजिए, उसी की बदौलत। दारोगा जी आगे की बात पी गए। तब मैं जा सकता हूं? डिक्टेटर साहब ने पूछा। मैं कैसे कहूं? पार्टी उठकर चल दी। डिक्टेटर और पार्टी को ज्यों का त्यों बेरंग वापस आते देख भीड़ ने फिर गगनभेदी इनकलाब का नारा बुलंद किया। सजी हुई मोटर में फिर आप बैठाए गए। सत्य बात को प्रकट करने की जरूरत नहीं समझी गई। जुलूस उसी शान से लौटा। लोग कह रहे थे, आदमी नहीं शेर है, इस पर हाथ डालने की सरकार जुर्रत ही नहीं कर सकती। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी वारंट, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।